नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन की आज की कड़ी में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार नई नई तकनीक कृषि में अपनाकर न केवल अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपनी आय में वृद्धि भी कर सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीम लेपित यूरिया के फायदे और रेशम उत्पादन। नीम यह एक औषधीय गुण वाला वृक्ष है और अब इसके फायदे हमें खेती में भी देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए यूरिया को नीम लेपित किया गया है। पर्यावरण को सुरक्षित करने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए नीम लेपित यूरिया एक अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। तो आइए देखते हैं नीम लेपित यूरिया। रेतीली भूमियों में साधारण यूरिया की दक्षता काफी कम होती है, जिससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही है, किसान को उसकी लागत के अनुरूप फसल में यूरिया का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। रेतीली मिट्टियों में और धान की फसल में ये समस्या और भी गंभीर रहती है। इस समस्या का समाधान वैज्ञानिकों ने नीम लेपित यूरिया के रूप में निकाला। नीम लेपित यूरिया से न केवल नाइट्रोजन की दक्षता बढ़ती है, बल्कि इससे भूमि जनित रोगों और कीटों के प्रबंधन में भी ये काफी सहायक सिद्ध होता है। धीमी गति से फसल को नाइट्रोजन मिलने से फसल पर यूरिया का असर काफी समय तक बरकरार रहता है। नीम लेपित यूरिया में यूरिया खाद के दानों पर नीम के तेल की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिससे यूरिया से फसल को मिलने वाली नाइट्रोजन काफी समय तक अधिक मात्रा में मिलती रहती है और इससे वातावरण को भी कम नुकसान होता है। आइए जानते हैं नीम लेपित यूरिया के बारे में विस्तार से। तेज गति से बढ़ने वाले नीम और अधिक तेल देने वाले नीम का उत्पादन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना हम लोगों ने प्रारंभ की है। भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि अपने देश में जो भी यूरिया का उत्पादन होगा वो सभी नीम लेपित यूरिया बनाया जाएगा। नीम लेपित यूरिया यूरिया ही है। यूरिया के जो दाने होते हैं, जो प्रिल्स होती हैं, उनके ऊपर नीम ऑयल की एक पतली सी परत 0.5% की चढ़ा दी जाती है। ये परत चढ़ाने से जो हमें फ़ायदा होता है कि यूरिया जब हम डालते हैं अपने खेत में तो तुरंत घुलता नहीं है, धीरे धीरे घुलता है और बहुत लंबी अवधि तक पौधों को उपलब्ध होता है, जिससे पोषक तत्व की उपयोग क्षमता बढ़ती है। ज़मीन के माध्यम से नीचे जो रिस जाता था, यूरिया लीच कर जाता था, वो लीचिंग बंद होता है। हवा में जो गैस बन के उड़ता था वो भी ख़त्म होता है। तो एक तो यूरिया की प्रभावशीलता बढ़ती है, पौधों को जो पोषक तत्वों की उपयोग क्षमता है वो बढ़ती है। जो हमारा लीच करके यूरिया नीचे जाता था, कुछ जगह पे ये भी देखा गया जो लीच करके यूरिया नीचे जाता था वो पानी में पहुंच जाता था, जो पीने में इस्तेमाल किया जाता है, पीने वाले जल को प्रदूषित करता था और वो प्रदूषित जल पीने से लोगों में रोग फैलते थे, उससे भी रोकथाम हुई है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल किसान करते हैं और उस अत्यधिक इस्तेमाल करने के कारण यूरिया पेयजल में घुलकर में पहुंचने की संभावना रहती है या अन्य प्रकार से ये प्रदूषण फैलाता है, जिससे पर्यावरण को क्षति होती है। उस क्षति से भी बचा जा सकता है नीम लेपित यूरिया के प्रयोग से। भारत सरकार के निर्णय के पश्चात अब देश में सभी नीम लेपित यूरिया ही बन रहा है और आगे हो सकता है ऐसा भी हो कि एक दिन आए कि जो आयात से आने वाला यूरिया है उस पर भी नीम लेपित उसको करके ही हम बाज़ार में भेजें। लेकिन अभी हम जो देश में यूरिया बना रहे हैं वो सारा नीम लेपित है। नीम लेपित यूरिया से एक और किसानों ने जो एक बहुत ही अलग तरीके की बात हमको बताई कि जिस खेत में हम नीम लेपित यूरिया का प्रयोग करते हैं उस खेत में नीलगाय नहीं जाते हैं, जंगली जानवर नहीं जाते, क्योंकि उसमें एक विशिष्ट गंध होती है नीम की, जिसकी वजह से उससे थोड़ा दूर भागते हैं। तो एक ये भी इसका फ़ायदा है जो कि किसान भाइयों ने खुद व्यवहारिक तौर पे इस्तेमाल करके मुझे बताया। इसके अतिरिक्त एक बात और आप समझें कि नीम एक ऐसा पौधा है जिसमें सभी प्रकार के कीड़े और सभी प्रकार के रोगों को मारने की क्षमता है। इतना अद्भुत पौधा है और वो नीम का ऐसा पौधा है जिसका प्रत्येक भाग काम में आता है, कोई भाग इसका बेकार नहीं जाता है। चाहे उसकी टहनियाँ हैं, लोग दातून करते हैं, चाहे उसकी नीम की पत्तियाँ हैं, उनका भी एक प्रयोग होता है। प्रत्येक भाग नीम का इस्तेमाल में आता है। तो मैं किसान भाइयों से ये एक निवेदन करना चाहूँगा कि नीम के उत्पादन को बढ़ाएं। FRI देहरादून से हम लोगों ने एक संयुक्त एक शोध जो है परियोजना चालू की है
जिसका एक ही उद्देश्य है कि नीम का उत्पादन बढ़ाया जाए, नीम के तेल का उत्पादन बढ़ाया जाए, जिससे हम अपने पर्यावरण को ठीक रख सकें, अपनी यूरिया को या अन्य उर्वरकों को नीम लेपित करके उनको स्लो रिलीज कर सकें, धीरे धीरे घुलनशील बना सकें, जिससे किसान भाइयों की पोषक तत्वों की उपभोग क्षमता बढ़े, उनकी अवशोषण क्षमता बढ़े, उनका नुकसान कम हो। ये सारी बातें देखते हुए हमें नीम के उत्पादन पर विशेष बल देना चाहिए। यहाँ एक बात और भी देखिए आप, नीम लेपित यूरिया प्रयोग करने से उत्पादन भी बढ़ता है, यूरिया की मात्रा को भी हम कम कर सकते हैं। अगर यूरिया की मात्रा को हम कम करेंगे तो हम अपने देश में जो सब्सिडी, जो अनावश्यक रूप से सब्सिडी का भार भी है, वो भी कम होगा। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं नीम लेपित यूरिया के। किसान भाइयों को इनको ध्यान में रखना चाहिए और नीम लेपित यूरिया का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। नीम के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। नीम के तेल के उत्पादन को जितना ज़्यादा हम करेंगे, नीम आधारित तमाम कृषि रसायन बनाए जाते हैं जो बहुत ही सुरक्षित होते हैं, जिनसे कोई भी पर्यावरण का या किसी भी पशु का, किसी भी मानव का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। इतने सुरक्षित रसायन नीम से बनते हैं। उन रसायनों का प्रयोग करके हम अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, प्रदूषण से बच सकते हैं, अन्य प्रकार की हानियों से बच सकते हैं और अपनी धरती के स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं। अभी जो भी यूरिया देश में बन रहा है वो सारा नीम कोटेड है, सभी जगह उपलब्ध है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कहीं इसकी कोई कमी नहीं है। किसान अब इसको प्राथमिकता पे क्रय करते हैं, पूछ के क्रय करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, नीम लेपित यूरिया के फायदों को देखते हुए सरकार ने सभी यूरिया कंपनियों को बाध्य कर दिया है कि वे केवल नीम लेपित यूरिया ही बनाएं, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए। किसान भाई साधारण यूरिया को भी घर पर ही नीम लेपित यूरिया बनाने का प्रशिक्षण किसी कृषि अनुसंधान संस्था से ले सकते हैं। नीम लेपित यूरिया का प्रयोग रेतीली भूमि तथा धान में अवश्य करना चाहिए। अन्य फसलों तथा मिट्टियों में भी नीम लेपित यूरिया के लाभ ही लाभ हैं। अभी आपने देखा नीम लेपित यूरिया के फायदे। किसान भाइयों, किसी भी चीज की गुणवत्ता उसके आकार से नहीं आंकी जा सकती। ऐसा ही कुछ साबित होता है रेशम उत्पादन में। एक छोटा सा रेशम का कीड़ा हमें कितना रेशम देता है, ये उसके आकार से आंका नहीं जा सकता। और ये रेशम जब बाजार में पहुंचता है तो इसकी कीमत इस कीड़े के आकार को और बढ़ा देती है। तो आइए देखते हैं रेशम उत्पादन। शहतूत के पेड़ यूं तो भारत में हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन यदि किसान रेशम उत्पादन का व्यवसाय करना चाहते हो तो शहतूत की उच्च कोटि की पैदावार उसे रेशम उत्पादन में अच्छा लाभ देने में सक्षम होगी। रेशम का उत्पादन करने के लिए किसान भाइयों, आपके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा शहतूत के पत्तों की पैदावार लें। इसके अलावा इन पत्तों की अच्छी गुणवत्ता का भी ख्याल रखें, ताकि रेशम कीट पालन की बाद की अवस्थाओं में होने वाले नुकसानों से बचा जाए। शहतूत एक ऐसा पौधा है जो विभिन्न प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। किसान स्तर पर शहतूत वृक्षारोपण दो प्रकार से हो सकता है, एक शहतूत की कलमों से और दूसरा शहतूत की पौध रोपण से। विश्व में रेशम की कुल 5 किस्में हैं और भारत इकलौता देश है जहां 5 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। 5 किस्म के रेशम में शहतूत से उत्पादित शहतूत रेशम का करीब 98% हिस्सा रेशम उत्पादन से जुड़े 5 पारंपरिक राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर से ही होता है। पिछले कुछ समय से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से हिमाचल प्रदेश भी शहतूत रेशम उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में रेशम उद्योग और रेशम उद्योग से संबंधित कीड़े पालने का जो कार्यक्रम है, ये वर्तमान में उद्योग विभाग जो हिमाचल प्रदेश का है उसके सौजन्य से चलता है। केंद्र रेशम बोर्ड ने इस प्रदेश में उद्योग विभाग के सहयोग से एक क्लस्टर विकास परियोजना रेशम के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए शुरू की और वो परियोजना 2006 में
2 जिलों में मंडी और हमीरपुर से 50-50 रेशम कृषकों को लाभार्थी के तौर पर चयन करके वो कार्य जो है हमने शुरू किया। जो देख रहे साई गांव हैं, ये साई गांव भी उस योजना के अंतर्गत अडॉप्ट कर लिया गया था और लगभग 25-30 महिलाएं जो है हमने यहाँ से उस परियोजना में चयनित की। तब तक ये लोग इस काम से वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन हमने इस क्षेत्र में देखा कि ये काम हो सकता है, तो ये काम हमने इस टाइप से लगभग 27 गाँव में इन दोनों ज़िलों में शुरू किया, जिसमें कि 50 किसान थे। इस योजना का जो पहला चरण था वो 2008-09 में पूर्ण कर लिया गया था और उसकी सफलता को देखते हुए केंद्र रेशम बोर्ड ने निर्णय लिया कि आप कम से कम 250 लोगों का एक वायबल क्लस्टर इस प्रदेश में खड़ा कीजिए, ताकि योजना के लिए हमारे पास एक आदर्श प्रारूप रेशम विकास का इस प्रदेश में खड़ा किया जा सके। उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने फिर 150 किसान इन्हीं ज़िलों से अतिरिक्त इस योजना में जुड़े गए। आज जो मेरे सामने जो मेरी बहनें हैं, इसमें से उन दोनों ग्रुप का कई लोग शामिल हैं। जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनके पास अपने शहतूत के पेड़ नहीं थे, दूर दूर से जहाँ जहाँ शहतूत के पेड़ थे वहाँ से उनको पत्तियाँ लानी पड़ती थी। एक चीज़ ये थी कि भाई जहाँ ये कीड़े पालते थे, जहाँ जिस घर में लोग रहते थे उसी घर में कीड़े पालने का काम होता था, तो ये आवश्यकता थी कि ये घर, इसके लिए एक अलग घर होना चाहिए। और फिर जो तरीका था पालने का वो बहुत ही पुराने ट्रेडिशन से था कि जो सामान घर में था उसको एक किनारे में रख दिया, फिर एक किनारे में जो है कीड़ों को रख दिए, तो आमदनी का जो स्तर था बहुत कम था और कीड़ों में कई प्रकार की बीमारियां भी आ रही थी। इसको ख़त्म करने के लिए इस क्लस्टर परियोजना ने एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है रेशम उद्योग में किया। उसके अंतर्गत जो मेजर कंपोनेंट थे उस प्रोजेक्ट के, उसमें था कि हर किसान के पास ये लक्ष्य रखा गया कि उसके अपने खेत में शहतूत का एक ऑर्गेनाइज प्लांटेशन, एक ऑर्गेनाइज उद्यान उस हर किसान के पास हो। उसके अंतर्गत लगभग 300 पेड़ एक किसान के पास शहतूत के लगाने की योजना रखी गई। 300 पेड़ रखने का लक्ष्य ये था कि पहाड़ी क्षेत्रों में हम ब्लॉक प्लांटेशन यानी पूरे खेत में इस काम को नहीं कर सकते थे, लेकिन 300 पेड़ को जो है उसके जो है मेड़ों पर लगाने का काम किया गया। मेड़ों पर लगाने के बाद जो है जो उनकी अपनी फसलें थी वो जारी रही और इन शहतूत के पेड़ों के माध्यम से अतिरिक्त पत्ती का स्रोत जो खड़ा हो गया। इसी क्रम में हर किसान के पास उस पेड़ों की आवश्यकता के अनुसार जितनी शहतूत की पत्तियां पैदा कर सकता किसान, उसके अनुसार एक 300 स्क्वायर फीट फ्लोर एरिया का एक कीट पालन घर यानी रेयरिंग हाउस जो है हर किसान को बनाया गया। और 11वीं योजना में जो प्रारूप हमारे सामने खड़ा हुआ, उसके अनुसार एक किसान को जो यूनिट कॉस्ट थी रेयरिंग हाउस की वो 75,000 रुपया उनको दिया गया। उसमें से भी लगभग 90% का अनुदान और 10% उनका अपना योगदान। इसी प्रकार से हर किसान को उन्नतशील प्रजाति का रेशम का उद्यान लगाया गया और उनको आदर्श उपकरण जो कि मोस्ट सूटेबल इस एरिया के लिए हो सकते थे, उसमें एक स्टैंड दिया गया और उस स्टैंड में 4 शेल्फ बनाए गए ताकि जो घरों के अंदर जो ये कीड़े फैल जाते थे वो उस कमी को पूरा किया गया और एक ही कमरे के अंदर कीड़ों की रखने की क्षमता को बढ़ाया गया। सेंट्रल सिल्क बोर्ड और राज्यों के रेशम विभाग के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रेशम उत्पादन लोकप्रिय हो रहा है और इसमें वैज्ञानिकों की पहल के साथ ग्रामीण महिलाएं भी जुड़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में किसानों को स्थानीय स्तर पर परीक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें वैज्ञानिक जानकारी भी प्राप्त हो रही है। स्वरोजगार के लिए बेहद उपयुक्त रेशम कीट पालन ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में पूंजी का प्रवाह गांवों की ओर मोड़ने में कामयाब हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में 83 शहतूत आधारित रेशम कीट पालन के फॉर्म चल रहे हैं और शहतूत की 28 सरकारी नर्सरियां चल रही हैं। ग्रामीण महिलाओं ने रेशम कीट पालन की वैज्ञानिक विधियों की बारीकियों को सीखा और आज वे आत्मनिर्भर हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार की आय में भी योगदान दे रही हैं। रेशम कीट पालन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की आर्थिक उन्नति के साथ सामाजिक उन्नति का भी अभिप्राय बना हुआ है। रेशम कीट पालन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए आयाम जोड़ रहा है, लोगों को काम भी मिल रहा है और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। जरूरत है रेशम कीट पालन से जुड़ी वैज्ञानिक विधियों को समझने की और अपनाने की,
तभी गांवों में भी पूंजी पहुंचाने की राह और खुलेगी, साथ ही रोजगार का सृजन भी होगा। तो अभी आपने देखा रेशम उत्पादन के बारे में। अभी समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे देखेंगे खबरें खेती की और मौसम की जानकारी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब समय हुआ है खबरें खेती की और मौसम की जानकारी का। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना वाहल आपके साथ और अब कृषि समाचार विस्तार से। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अब तक हुई रबी की बुवाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 13 जनवरी 2017 को बुवाई की गई रबी फसलों का कुल क्षेत्र 2016 के लिए 581.95 लाख हेक्टेयर की तुलना में 616.21 लाख हेक्टेयर है। 309.60 लाख हेक्टेयर में गेहूं, 14.92 लाख हेक्टेयर में चावल, 155.35 लाख हेक्टेयर में दालों, 54.87 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज और 81.47 लाख हेक्टेयर में तिलहन की बुवाई रोपाई की गई है। नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में भारत एवं मॉरिशस के बीच सहकारिता, मत्स्य पालन तथा डेयरी के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह एवं मॉरिशस के व्यापार एवं सहकारिता मंत्री सुमिल दत्त भोलाहा के बीच हुआ। In fact, it pertains to the cooperative sector. I am the Minister of Cooperatives and Business and Enterprise of Mauritius, and here we met the Minister of Agriculture effectively to sign this MOU regarding an exchange program regarding training in dairy, regarding in fishing, in capacity building, in workshop. We have just recently set up a National Cooperative College in Mauritius, so again to have trainers from India to train our people over there. So this MOU covers a large extent of materials, and it is for that we are here today. And we are very pleased to have this MOU signed between India and Mauritius, and we look forward for the exchange programs to come from the collaboration from the Indian authorities. And we have many things to learn from India in different fields of cooperatives. Sir, what would be the impact on agriculture sector? Well, agriculture, we need to have capacity building. We have to new technologies for the production, because there is one thing which is of threat is the lack of manpower in the sugarcane fields, in tea fields, in vegetable cultivation and all that. So we need technology to grow the same extent of food that we used to grow, but with less people. This will involve new types of or new modern techniques to grow, and here we believe that India will be of great help to us. आज मेरे साथ एक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री एस.के. पटनायक जी हैं। सर, आज जो ये MOU हुआ है, तो इसमें कौन सी बात है, कौन सी मुद्दे रखी गई है? आज भारत और मॉरिशस के बीच हम लोग MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कृषि एवं साक्षरता के क्षेत्र में किया गया है। अब तक हम कृषि के क्षेत्र में ही हमारा अंडरस्टैंडिंग था,
लेकिन आज से जो MOU साइन हुआ उसमें सहकारी क्षेत्र विशेष रूप में कैसे इसका सहयोग किया जाए इस दो देश के अंदर, ये दर्शाया गया है जी। और ख़ास तौर से अगर बात करें कृषि के और पशुपालन की और मत्स्य पालन की, तो उसके संबंध में क्या बात की गई है सर? आपको पता होगा हमारा जैसे इतिहास कृषि जो सहकारिता का इतिहास जैसे है वो शुगर गन्ने का और शुगर फैक्ट्रीज़ के तहत है, वैसा मॉरिशस में जब पहले ब्रिटिशर्स ने उधर और बाद में फ्रेंच लोगों ने जो शुगर फैक्ट्री किया, वो हमारा जो ऐसा कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है वैसा ही कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के मॉडल पर उसका गठन किया गया था। और वैसा भी इसको फॉलो करते हुए डेयरी क्षेत्र में और मत्स्य पालन की क्षेत्र में भी मॉरिशस सरकार सहकारिता के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति किया है। लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद ये क्या हुआ, आजकल युवक लोग इसमें प्रेरित नहीं हो रहे हैं। तो मॉरिशस सरकार चाहता है कि युवकों को कैसे प्रेरित किया जाए और कैसे उनको ट्रेनिंग दिया जाए। हमारे देश में काफ़ी कोऑपरेटिव की क्षेत्र में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो चाहते हैं हम उनका युवकों को ट्रेनिंग किया जाए ताकि कोऑपरेटिव मूवमेंट और प्रगतिशील रूप में काम करें। टेक्नोलॉजी की बात अगर करें सर, तो उसमें कोई समझौता की बात है? इस समझौता के अंदर केवल सहकारिता का क्षेत्र में नहीं, मैनेजमेंट और ट्रेनिंग, बट जैसे डेयरी इंडस्ट्री हमारा जो अमूल तो विश्वविख्यात है, तो वैसा वो चाहते हैं कि डेयरी कोऑपरेटिव्स को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ऐसे हमारा मत्स्य पालन में भी काफ़ी मेरीन फिशरीज़ यूनिट है और देश के अंदर आंतरिक जो हमारा जो फ्रेश वाटर फिशरीज उसमें भी काफ़ी हमारा जो फेडरेशंस है, फिशरी फेडरेशन है, फिश कोऑपरेटिव बोर्ड है जो नेशनल फिशरीज बोर्ड हैदराबाद में है। इस सारे जानकारी वो चाहते हैं कि हम और उनको सहायता इस क्षेत्र में उनको दें। सहायता के अर्थ नहीं है कि हम कुछ आर्थिक रूप से उनको सहायता दें, जो नॉलेज की क्षेत्र में, ज्ञान की क्षेत्र में उनको सहायता दें। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पूर्व राजस्थान, पूर्व उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर शीतलहर के साथ एक या दो स्थानों पर कड़ाके की शीतलहर तथा मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर, पश्चिम राजस्थान में एक या दो स्थानों पर शीतलहर की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में एक या दो स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा दिखाई देने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा छाने की अत्यधिक संभावना है। किसान भाइयों, खेती से संबंधित समाचारों, खेती किसानी और कृषि जगत से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। तो ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आशा है आप इससे जरूर लाभ उठाएंगे। आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, आज आपने जाना नीम लेपित यूरिया के फायदे और रेशम उत्पादन के बारे में। आशा है कृषि दर्शन का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।